परमात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी श्रोता मुनि जागृत कुमार जी और यहाँ का जागरूक युवा वर्ग आज रामनगर इस परिसर में यहाँ पहुँचे और हम देख रहे हैं कि कितनी इनकी भावना आज दिन भर से लगे हुए हैं, फुल एनर्जी के साथ लगे हुए हैं कि आज महाराज आए हैं तो भानु प्रकाश जी की जो विशेष भावना और हमारा तो सारा जो काम चलता है ना वो भानु के प्रकाश में चलता है। मतलब सूर्य का प्रकाश होता है तभी पानी पीते हैं, तभी भोजन करते हैं, जो चलता है वही चलता है, बाकी सबको आ रहा। तो आज यहाँ पर भी आना हुआ और हमने देखा कि अनेक घरों में भी विचरण भी हुआ और सभी घरों में जो भावना हम देखते हैं, कोई कम ज़्यादा आने जाने का भी क्रम रहा हो, पर जबकि सबके अंदर जो श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, वो अद्भुत है। एक बार एक व्यक्ति के मन में शंका हुई कि ये जो एक अंडा है ना, मोर का अंडा है, ये बच्चे को जन्म देगा कि नहीं देगा। वो जाता है वहां पर और वो अंडे को उठाता है, हिलाता है, देखता है बच्चा है कि नहीं इसमें, फिर रख देता है। फिर अगले दिन आता है, फिर चेकिंग करता है, फिर तीसरे दिन आता है, फिर चेकिंग करता है। अब मुझे बताओ कितने दिन में उस अंडे से मोर का जन्म होगा, मोर पब्लिक मोरनी कितने दिन में हो जाएगा। क्यों इतना ध्यान देता है, वो इतना फोकस दे रहा है, तो ये क्या हो गया उसको। अब एक दूसरा आदमी है जो आपकी तरह समझदार है, वह भी वहां गया है। वो क्या करता है, वो अंडे को दूर से देखता है, कहीं कोई हवा से, कोई धूल से, कोई पक्षियों से खाने तो नहीं आ गया है, कोई असुरक्षा की स्थिति तो नहीं है, कोई ठंडी गर्मी के हिसाब से कोई अपेक्षा तो नहीं है, तो वो ध्यान देता है, उसे टच नहीं करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, चला जाता है, देखता है, चला जाता है। अब उस अंडे से बच्चे का जन्म जल्दी होगा, ये जो हिला रहा था उसके उसमें जो ऑब्जर्व कर रहा था उसका एक निर्धारित समय पर उस अंडे से बच्चे का जन्म हो जाता है। ये क्या कहती है कि एक है विश्वास और दूसरे में है शंका। तो शंका अलग चीज है, सुरक्षा अलग चीज। तो आप जब ये पेरेंटिंग करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो एक तो बच्चों को बार बार हिलाते हैं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, तभी क्या कर रहा है। तो पढ़ाई पढ़ाई पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ाई जरूर हो जाती है, पर यदि आप उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि किस मूड में कैसे पढ़ाई करता है, कभी हाई, कभी लो, कभी अप, कभी डाउन, तो आप ज़्यादा बेटर वे में उसे देख पाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल टीचर जो बहुत ही ज़्यादा लवली एंड लाइवली थी, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग थी बच्चों के लिए, तो बच्चों की एक फेवरेट टीचर बनी हुई। और स्कूल का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्पेशल था, सारी रिपोर्ट प्रिंसिपल के उसमें डिजिटल वे में सबमिट होती थी और हर 3 महीने का इवेल्युएशन लेकर रिव्यू किया जाता था और रिव्यू के बेस पर क्या रिवीजन करना है, क्या सिस्टम को ठीक करना है, किस टीचर को क्या ध्यान देना है, किस स्टूडेंट पर क्या ध्यान देना है, ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है। तो 3 महीने से एक पीरियोडिक रिव्यू करने का प्रोसेस था। ठीक है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि वो जो क्लास टीचर थी उसने देखा सभी बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस एक बच्चे को छोड़कर, ये एक बच्चा है कि मुंह लटका बैठा रहता है, हाइजीन तो हाइजीन फैक्टर का ध्यान नहीं है, टाइडीनेस टाइडीनेस नहीं रखता है, टाइमलीनेस टाइमलीनेस का ध्यान नहीं रखता है, पार्टिसिपेशन तो पार्टिसिपेशन बराबर नहीं करता है, असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं आता है, डिस्कशन डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो टीचर बहुत परेशान है कि देखता नहीं है, नजर से नजर मिलती नहीं है,
होमवर्क करके नहीं आता, फिर बातचीत नहीं करता, गुमसुम पड़ा रहता है, खोया हुआ सा रहता है, ध्यान नहीं देता है, इसका ध्यान कहाँ पर है। टीचर बड़ी परेशान। तो टीचर क्या करती है, बाकी सबको तो ए ग्रेड मिल रहा है, इसको सी ग्रेड दे दी, और हर चीज के अंदर सी ग्रेड सी ग्रेड सी ग्रेड दे दिया। अब 3 महीने की रिपोर्ट प्रिंसिपल केबिन में पहुंची, प्रिंसिपल ने कहा कि भाई, प्रिंसिपल ने मैडम को याद किया कि क्या बात है इसका। तो वो बोले कि भाई क्या करें, बच्चा ऐसा ही है, मैं झूठ तो नहीं लिख सकती हूँ, तो स्कूल की रिपोर्ट खराब हो अच्छी मुझे मतलब नहीं है, जो है वो है, वॉट इज राइट विल बी ऑन द रिपोर्ट एंड ऑन द रिकॉर्ड। तो प्रिंसिपल ने कहा रिपोर्ट तो ठीक है, पर आपको वहां पे देखिए आप रिकॉर्ड भी देख सकते हो। अभी की रिपोर्ट सबमिट करना एक बात है, उस बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। ये भी 8वीं क्लास में, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में ये रिजल्ट है आपका, और 7th में ये क्या था, 6th में क्या था, क्या आपने देखा है? उसने बोला ठीक है मैं देखती हूँ, स्टडी करके आइए फिर हम बात करेंगे अगली बार। फिर वो जाती है 7th का देखती है, 6th का देखती है, 5th का देखती है, हर जगह गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर है। सभी स्कूल टीचर्स ने उसके लिए इतने ब्यूटीफुल रिमार्क्स लिखे कि बोलो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, इट इज मोर लवली एंड लाइवली देन माई सन। बोले इतना ज्यादा टीचर्स का उसके प्रति एक बॉन्डिंग है। एक तो टीचर के प्रति स्टूडेंट का वो तो नॉर्मल है, और सारे स्टूडेंट्स के प्रति नहीं, अगर एक स्टूडेंट के प्रति सभी टीचर का इस तरह का एक रिव्यू होना, ये भी बहुत आश्चर्य की बात थी। उसको कितनी तरह की ट्रॉफीज मेडल स्कूल से मिले हैं, और उसने हर चीज में टॉप किया, चाहे क्लीनलीनेस हो, हाइजीन हो, पार्टिसिपेशन हो, डिबेट हो, प्रोग्राम हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, करिकुलम हो, सिस्टम हो, पढ़ाई हो, सब में टॉप करता है ये। और इवन अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को भी हेल्प करता है, उनको भी कोई डिफिकल्टी तो उनको भी हैंडल कर लेता है, क्लास में मॉनिटर रहा है। तो बोले ये क्या चक्कर है। अब वो जाती वापस प्रिंसिपल से मीटिंग करती थी, ये क्या पिछली बार ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड, और अभी तो एकदम ऑफ ट्रैक है पूरा। तो बोले कुछ ही महीने पहले उसकी माँ की डेथ हो गई, उसकी माँ के लिए वो सब कुछ करता था, उसके अंदर एक वो एक जान थी, एक दिल था, एक भाव था कि मेरी मम्मी को मैं ये ट्रॉफी लेके जाके बताऊं, ये करूं वो करूं। और मम्मी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो इसके जीवन का जो होप था वो ही खत्म हो गया। जीवन की जो उम्मीद थी, जो आशा थी, जिसके लिए वो दौड़ रहा था, वो मंजिल ही धूमिल हो गई, गुम हो गई है। इसलिए आज इसने आशा ही छोड़ दी है। ये कोप अप नहीं कर पा रहा है, ये नहीं है प्रॉब्लम, इसके अंदर होप ही खत्म हो गया। जिसके लिए वो कोप अप करे वो होप ही समाप्त हो गई। तो टीचर जो सब बच्चों के बीच में डांटती थी, चिल्लाती थी, बोलती थी, इस तरह के रिमार्क देती थी, अब उसका एटीट्यूड उस बच्चे के प्रति क्या हो गया, पूरी तरह से बदल चुका है। उसे समझ में आ गया है कि इस बच्चे को अनुशासन की जरूरत नहीं है, इसे तो वात्सल्य और प्रेम की जरूरत है, उसे ममतामयी माँ की जरूरत है। माँ जैसा वात्सल्य यदि इसे मिलेगा तो ये जहां था वहां से भी और आगे निकल, उसके अंदर वो होप क्रिएट कर ले, होप तो ये खुद ही कर लेगा, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, बस उसके अंदर वो वैल्यू क्रिएट करना है। तो कई बार एक बच्चे पर अनुशासन की रणनीति बहुत उपयोगी होती है, तो कई बार ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत होती है कि अनुशासन की जरूरत है या उसे प्रेम की जरूरत है। तो एक प्रेम और एक डांट दोनों का बड़ा वैल्यू है, तो कहाँ डांटना और कब नहीं डांटना। वो बेचारा खुद ही परेशान है, खुद इतना दुखी है, एकदम सुसाइडल नोट पर चल रहा है, उसमें और उसको नेगेटिव देना कोई फायदे की बात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट मैसेज इतना सा है कि वॉट एवर वी डू, वी अप्लाई, वी डिसाइड शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हमें पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। एक डॉक्टर वो नहीं है कि भी देखे बुखार है लो दवाई लिखो चलो, इसके बुखार क्यों हुआ है, ठंड के कारण हुआ है, ये गर्मी के कारण हुआ है, ये एलर्जी है,
ये इन्फेक्शन है, ये थकान है, क्या चीज है इसको, उसका इलाज करना, वो सही डॉक्टर है। और वरना जो इंटरनेट वाले डॉक्टर हैं, ये सेल्फ मेड डॉक्टर्स हैं, ओहो अरे सर दुखे, ओ एस्पिरिन ले ले, होगी होगी चलो, 15 सेकेंड में आराम, चलो निकलो आगे बढ़ो। तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है। हम बहुत जल्दी किसी पर रिमार्क दे देते हैं। दो बच्चों को देखा, दो बच्चों में एक बच्चा थोड़ा शांत बैठा है, एक बच्चा बहुत कूद कूद कर रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है। एक अंकल आए, उन्होंने कमेंट कर दिया, ओहो वो तो देखो भगवान का रूप है, वो तो शैतान है। उन्हें कुछ जानकारी नहीं है उस बच्चे की। ओ तो बहुत चंचल है, ये तो बहुत शांत है। ऐसा होता है या नहीं होता? हम रिमार्क्स बहुत जल्दी पास कर लेते हैं। उसे पूरी तरह ऑब्जर्व किए बिना रिमार्क लेना, ये कहाँ तक सही रहेगा? तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सुंदर सूत्र दिया, प्रतिक्रिया विरति, नो रिएक्शन, बी रिस्पॉन्सिव। तो हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए कि रिएक्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और हम करते क्या जनरली? कितने जानकार लोग हैं आप तो। अब तो पहले आपको ज्ञान है, आपको क्या ज्ञान दिया जाए, आप लोग पहले से जानकार है, ज्ञानी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस ज्ञान को ऑलरेडी जानते हैं उसको आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट तो बहुत सारा है। आप कितने सालों से प्रवचन सुन रहे हैं, कितने सारे प्रवचन आपने सुन लिए। वचन सुनना ही बड़ा मुश्किल है, प्रवचन सुनते हैं आप, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि वचन होते हैं ना, वो एक एक मिनट दो दो मिनट के होते हैं, प्रवचन एक एक घंटे के होते हैं। तो बड़े होते हैं, विशेष होते हैं। वचन होते हैं ना, मतलब एक वचन बोलता है उतने में दो वचन तैयार रहते हैं। तो प्रवचन में क्या होता है, शांत भाव से महाराज बोलते बाद में सुनेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो प्रवचन एक कई बार काफी डोज मिल जाता है। पर क्या होता है, कई बार जब वो स्पून फीडिंग होती है, ओवर फीडिंग हो जाती है, तो वो भीतर नहीं जाता है। तो प्रवचन भी जब आप सुनते हैं, तो प्रवचन में भी क्या होना चाहिए, सेल्फ की रीडिंग के साथ फीडिंग जब होती है तो वो लाभकारी बनती है। सेल्फ रीडिंग का मतलब आप जब सुन रहे हैं, आप उसको अपने आप को इस क्रम से कैसे जोड़ रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि क्या बात मेरे लिए तो नहीं कही जा रही है, ये बात मेरे लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, कि किस लेवल पर एप्लीकेबल है मेरे लिए, उसको अप्लाई करने का प्रयास करना। क्योंकि सप्लाई तो इधर से आ रही है, बहुत आ रही है, ज्ञान गंगा चल रही है, उसमें डुबकी कौन लगाएगा? और वो तैरना नहीं आता बेचारा अंदर डूब जाएगा, पानी पानी ज्यादा आ गया अगर, और तैरना नहीं आता तो डूब जाएगा। तो ज्ञान सीमित मिलेगा, पूरा डाइजेस्ट पूरा करना। एक सुंदर कहावत में कहा गया कि आदमी पढ़ने से नहीं, पढ़ाने से विद्वान बनता है। धन कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनता है। और भोजन खाने से नहीं, पचाने से बलवान बनता है। तो हमें प्रयास ये करना है कि जो भी आप प्रवचन, आप सेलेक्ट प्रवचन भले सुनते हो, पर प्रवचन जब आप सुनते हैं उस पर आत्मचिंतन जरूर करो, उसकी नोटिंग जरूर करो, और वो कागज पर भी हो और इस दिमाग में भी हो, भीतर तक हो, और उसको फिर अप्लाई करने का प्रयास करें। तो आपके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तब आपको आनंद आएगा महाराज से इंटरेक्ट करने का, आनंद आएगा जिज्ञासा करने का, क्योंकि वो रियलिस्टिक होगी। बहुत सारी बातें आपको पता हो सकती है, तो जब एक संतों की उस वाइब्रेशन से जो वो कनेक्शन होता है, वो कम्युनिकेशन होता है, तो एक अलग तरह की ग्रहण क्षमता भी हमारे अंदर विकसित होती है। और आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी यहाँ पे यंगस्टर्स भी आज यहाँ पे जुड़े हैं। कल भी हम थे, तो कल भी लगभग 20+ यंगस्टर्स बताए गए, 20 to 30 लगभग यंगस्टर्स आपके एज ग्रुप के थे। कल आप थे? कल भी काफी, और कल तो काफी लोग तो वापस बैठ गए थे, तो 11 बजे तक बैठे हुए थे लगभग। और वो अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग एक्सपोजर वाले लोग भी वहाँ पे थे। कोई चाइनीज, कोई जापानीज, कोई कोरियन, फ्रेंच। तो उनसे फ्रेंच में भी बातचीत चल रही थी कुछ।
आंशिक रूप में सही। अच्छा, जर्मन, बहुत न्यू। फ्रेंच। तो नहीं, तो इम्पोर्टेंटली ये है, तो अनेक भाषाओं का एक क्रम है, तो हम दोनों संत भी अभी भाषा विकास के क्रम में भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी 9th लैंग्वेज चल रही है चाइनीज, मैंड्रिन, और अभी 10th लैंग्वेज भी अभी हमने स्टार्ट की है, वो है अरेबिक। तो टॉप 5 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड जो मोस्ट स्पोकन अकॉर्डिंग टू फ्यू सर्वेज कही जाती है, वो 5 लैंग्वेजेस अभी हमारा टारगेट है इस मंथ एंड तक एक बार हमारी कंप्लीट हो जाए एक बेसिक लेवल पर। तो उसमें 5 भाषाएं वो कौन सी है, कोई बता सकता है? चाइनीज, एकदम सही जवाब। एक आदमी एक ही जवाब दे सकता है, ठीक है? नहीं, इंग्लिश सही जवाब। इनके लिए भी एक। तीसरा स्पेनिश, किसने कहा? जर्मन नहीं है, स्पेनिश। 3, फ्रेंच नहीं है। हिंदी 4, संस्कृत का कितने लोग बोल रहे हो मेरे भाई? 4, और 5वां है अरेबिक, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज भी काफी है मिडिल ईस्ट वगैरह में। तो 5 भाषाओं को बनाया गया है कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस में आती है। तो हमारा ये अरेबिक स्टार्ट करके हम टॉप 5 लैंग्वेजेस का हमने टारगेट बना दिया एटलीस्ट। उसका एटलीस्ट बेसिक रहे हमारा कि हम एटलीस्ट नीहाओ, बुएनस नोचे या बॉसवार आपको कर सके। और हमारा एक जो गुरुदेव की दृष्टि के अनुरूप एक प्लान भी चल रहा है, एक प्रोग्राम भी बन रहा है कि यहाँ से एक पद यात्रा की जाए और गुरुदेव के आशीर्वाद रश्मियों के माध्यम से गुरुदेव के संदेश को लेकर पद यात्रा की जाए और करीब करीब 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा के माध्यम से 25 देशों के स्पर्श, चरण स्पर्श का ये एक गुरुदेव की दृष्टि से एक प्लान बना है। गुरुदेव की परमिशन उसकी प्रोसेसिंग के लिए मिली है, अभी प्रोसेसिंग स्टेज में है, और यथाशीघ्र गुरुदेव की दृष्टि से ये और आगे बढ़ेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आपकी आवाज अभी को बहुत क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बताते हैं ना तो जोरदार लगता है। हाँ जी, इतनी अच्छी बात, एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, आप ये सभी को बताइए, अच्छी बात है, सबको बतानी चाहिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज आपने क्या सीखा उसके बारे में? आज के सेशन में हमें ये लगा कि हम हमारी लाइफ में कितनी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं हमारी लाइफ में, उनको हमें फेस कैसे करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। इनके लिए अब तो हो ही गया, अब डाउन। तो आप कुछ कहना चाहते थे मैडम? हाँ, वो बाइसिकल